फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। राज कपूर साहब एक ऐसे एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जिन्हें खुद के हुनर की पहचान थी और अलावा इसके दूसरों के हुनर की भी वाकफियत थी। आज दिल ने फिर याद किया में उन्हीं की बातें होंगी, उन्हीं की यादें ताज़ा करेंगे। हिंदुस्तानी सिनेमा के एक ऐसे अदाकार और फनकार जिनका मुकाबला किसी और अदाकार के साथ नहीं किया जा सकता। सिनेमा का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिससे वो वाकिफ नहीं थे। सिनेमा उनके रग रग में बसता था, वो सिनेमा को जीते थे। यही वजह है कि उन्होंने शाहकार पैदा किए और एक मिसाल बन गए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। बतौर अदाकार, बतौर हिदायतकार और बतौर फिल्मकार वो हमेशा ऊंचाइयों को छूते रहे और उनकी कामयाबी की ऊंचाई तक कोई नहीं पहुंच पाया। सदी के बेहतरीन शोमैन के खिताब से उन्हें नवाजा गया। गर्ज ये कहें कि राज कपूर हर फन मौला थे तो गलत नहीं होगा। उनकी फिल्में हर दौर के फिल्म मेकर्स के लिए इदारा रही है। जदीद दौर के फिल्म मेकर्स भी राज कपूर की फिल्मों को देखकर उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। राज कपूर की फिल्में सिनेमा के हर शायकीन के लिए एक तोहफा रही है। राज कपूर की बेशतर फिल्मों की कहानियां आमतौर पर उनकी जिंदगी से जुड़ी रहती थी। अपनी ज्यादातर फिल्मों में बतौर हीरो वो खुद ही नजर आते थे। हिंदुस्तान में अपने वक्त के सबसे बड़े शोमैन थे राज कपूर। पेशावर हवेली में कपूर खानदान के यहाँ जन्मे राज कपूर साहब मशहूर और मारूफ अदाकार, फिल्म मेकर पृथ्वीराज कपूर के बेटे। दरअसल 6 भाई बहनों में सबसे बड़े राज कपूर साहब थे। एक्टिंग का कीड़ा बचपन में ही था। इन्होंने शुरुआत कैसे की आपको बता दूं। मशहूर मारूफ फिल्म मेकर केदार शर्मा के यहाँ एज अ क्लैपर बॉय इन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन हमेशा आईना देखा करते थे, अपने बालों पे हाथ फेरा करते थे। काम की तरफ ध्यान कम, एक्टिंग की तरफ ज्यादा था। ऐसे में एक बार केदार शर्मा खुद ही एक फिल्म में रोल निभा रहे थे, तो इत्तेफाकन जाने अनजाने में इनका जो हाथ है वो उनकी दाढ़ी को लगा और उनकी दाढ़ी निकल आई एक सीन में। बहुत गुस्सा हो गए केदार शर्मा साहब। उनका गुस्सा तो कमाल का था, लरस जाते थे सभी। उन्होंने गुस्से से जोर का तमाचा मारा राज कपूर साहब के गाल पर। राज कपूर साहब सबके सामने शर्मिंदा हो गए। अंदर ही अंदर वो गुस्सा पल रहा था कि एक दिन मैं दिखाऊंगा अब एक्टर बनके, और फाइनली वही हुआ। एक्टिंग की तरफ उनका रुझान गया और इनकलाब लाया उन्होंने फिल्म इनकलाब के जरिए। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने इनकलाब में अभिनय किया। उसके बाद 1947 में उन्होंने मधुबाला के ऑपोजिट नीलकमल में बतौर हीरो काम किया। और हाँ, महज 24 साल की उम्र में उन्होंने आग बना डाली, डायरेक्टोरियल डेब्यू दे दी। पहली फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की और साथ ही साथ आर.के. फिल्म्स की बुनियाद डल गई। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। राज कपूर के वालिद पृथ्वीराज कपूर को पहले ही लगा था कि राज कपूर पढ़ेगा लिखेगा नहीं, पर फिल्मी दुनिया में शानदार काम करेगा। यही वजह है कि उन्होंने राज कपूर साहब को बॉम्बे टॉकीज के फिल्म मेकर केदार शर्मा के पास रखा ताकि कुछ काम सीख सके। भले ही केदार शर्मा ने पृथ्वीराज कपूर के कहने पर उन्हें काम पर रखा एज अ क्लैपर बॉय और हेल्पर, पर पृथ्वीराज कपूर सबसे कहा करते थे, एक दिन लोग राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का बाप होने की वजह से जानेंगे। केदार शर्मा ने भी धीरे धीरे राज कपूर के अंदर के कलाकार को पहचाना और 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल में बतौर हीरो उन्हें लिया। राज कपूर साहब का फिल्मी करियर अब शुरू हो चुका था अदाकारा मधुबाला के साथ। नीलकमल के बाद राज कपूर ने मधुबाला के साथ कई फिल्में की, जिनमें अक्सर फिल्में नाकामयाब साबित हुई। कई नाकाम फिल्मों के कारण राज कपूर साहब को इंडस्ट्री ने जैसे भुला ही दिया। फिर 1948 में आग वो पहली फिल्म बनी जिसने राज कपूर साहब को न सिर्फ बतौर अदाकार बल्कि एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शायकीन के सामने रखा। हालांकि फिल्म सफल नहीं हो पाई,
पर आर.के. फिल्म्स की बुनियाद डल गई और फिर 1949 में आई बरसात। बरसात की वजह से और भी कई कलाकार हिंदुस्तानी सिनेमा को नसीब हुए। ये सारा क्रेडिट राज कपूर को ही गया। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, निम्मी रातों रात स्टार बन गए। लता जी और मुकेश के गाए गाने सबकी जुबान पर चढ़ गए। बरसात के बाद राज कपूर की 1950 में और भी कई फिल्में आईं। जान पहचान, प्यार, भंवरे नैन, दास्तान वगैरह वगैरह। भंवरे नैन और दास्तान दोनों सफल रही। फिर आई आवारा, जिसने बैनुल अक़वामी सतह पर राज कपूर का नाम बहुत ऊंचा किया। आवारा मील का पत्थर साबित हुई। चाइना, मिस्र, रूस में राज कपूर के चर्चे खासो आम होने लगे। फिर एक के बाद एक फिल्में और एक के बाद एक सफलता, एक कामयाबी। आवारा हूँ। 1959 में राज कपूर की 5 फिल्में सामने आई। अनाड़ी, दोस्ताद, कन्हैया, मैं नशे में हूँ तथा 4 दिल 4 राहें, जिनमें 4 दिल 4 राहों के अलावा सारी फिल्में सफल रही। अनाड़ी राज कपूर के करियर की एक और उपलब्धि बनी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से एजाज़ात से नवाजा गया। 1960 की बात करें तो जिस देश में गंगा बहती है और छलिया, ये दोनों फिल्में बहुत ही कामयाब साबित हुई। अब इस छलिए ने लोगों के दिलों पर राज करना सीख लिया था। राज कपूर साहब ने हिंदुस्तानी सिनेमा में कई सारे एक्टर्स को मुतारिफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, जिनमें बड़े बड़े मजे हुए अदाकार भी शामिल है। अदाकारों के अलावा म्यूज़िक डायरेक्टर्स या कलमकार भी शामिल है। मैं बात करना चाहूँगी निमी जी की। निमी जी को उन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा में मुतारिफ करवाया जब वो उनकी फिल्म महबूब खान ने जिसका निर्देशन किया था, जिसमें राज कपूर साहब थे और साथ में दिलीप कुमार थे, नरगिस थी। तो महबूब खान की वो फिल्म देखने, उसकी शूटिंग देखने के लिए वो अंदाज़ के सेट पे गई थी और राज कपूर साहब ने उन्हें देखा था और उनसे ये पूछा था, ए लड़की तुम्हारा नाम क्या है? तो घबराई हुई नजर आई, शर्माई हुई नजर आई और राज कपूर साहब के दिमाग में आया कि बस निम्मी जी ही मेरी अगली फिल्म की हीरोइन होगी। और वो फिल्म थी बरसात, जिसकी सेकेंड लीड में उन्होंने निम्मी जी को लिया। और निम्मी जी अक्सर और बेशतर जब बातें करती है तो राज कपूर साहब की दुहाई देती नहीं थकती, क्योंकि राज कपूर साहब को ही सारा क्रेडिट जाता है। उन्होंने निम्मी जी को फिल्मों में लाया और इतनी बेहतरीन हीरोइन हिंदुस्तानी सिनेमा को नसीब हुई। लेट्स सी निम्मी जी क्या कहती है उनके बारे में। पहली मुलाकात राज कपूर साहब के साथ कैसी रही? देखिए, जब कुदरत को कुछ मंजूर होता है तो वैसे ही कुछ हो जाता है। सब चीज़ें खुद ब खुद हो जाती। राज कपूर साहब और नरगिस की वालदा की वो क्या सभी बहुत इज्जत करते थे उनकी। तो उनके पैर छूने के लिए आए, उनके पैर छूने के लिए आए तो मुझे देखा। शायद उनके पैर छूने ना आते तो मुझे इतने और से वो देखते भी नहीं। क्या बात है। पैर छुए, मुझे देखा और पूछा ये लड़की कौन है, जद्दन भाई से जी। उन्होंने बताया। जब शूटिंग पैकअप हुई हम लोग सब बाहर आए, बाहर निकले तो उतने टाइम में राज जी ने महबूब साहब से बात की होगी, पूछा होगा ये लड़की कौन है, क्या है जी। उन्होंने बताया होगा। मैं वापस आ गई। हाँ। नेक्स्ट डे एक ऑफिस बॉय आया और मुझे कहा साहब बुलाना है आपको। मैंने सोचा मुझे साहब क्यों बुला रहे हैं, यानी महबूब साहब बुला रहे हैं। मैं ऊपर गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि राज जी भी थे। उन्होंने मुझसे कहा इनको जानती हो? मैं तो नहीं जानती थी उनको। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। ये राज कपूर हैं, ये पृथ्वीराज जी के बेटे हैं। मैं तो पृथ्वीराज जी को भी नहीं जानती थी जी। ये उन्होंने महबूब साहब ने कहा ये तुम्हें अपनी पिक्चर में लेना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं। हाँ। कोई एक हफ्ते के बाद अब वो कौन ड्राइवर था कि कौन था तो ऊपर आया, जिस रूम में हम लोग थे। साहब ने आपको बुलाया है। साहब मीन्स राज कपूर साहब। गाड़ी नीचे खड़ी है, चलिए। मालूम हुआ मेरा टेस्ट लिया जाएगा तो मैं थोड़ा सा घबराई अंदर, क्योंकि मैंने सोचा ठीक है टेस्ट लिया जाएगा तो लिया जाए। मेरा मेकअप हुआ, फिर मेरा टेस्ट हुआ, लेकिन आई वॉज एक जैसे अनकॉन्शियस होता है ना इंसान, उस वो मेरी कैफियत थी। तो
जब मुझे एक क्लैप्स की आवाज़ आई तो मुझे होश आया। मैंने पूछा ये क्यों हो रहा है, तालियां क्यों बज रही हाँ, हैं? आपके लिए। आपने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया। हाँ, बहुत अच्छा किया। कितनी देर लगा दी तुमने। जी। वो पहला सीन है मेरा लाइफ का। वाह। लाइफ का पहला सीन है। कितनी देर लगा दी तुमने। फिल्मों में अदाकाराओं को, एक्टर्स को या म्यूजिक डायरेक्टर्स को या किसी और फनकार को मुतारिफ करने यानी इंट्रोड्यूस कराने की जहाँ तक बात है तो राज कपूर साहब अव्वल नंबर पर आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे एक्टर्स को उन्होंने मुतारिफ करवाया। और इसके अलावा, एक्टर्स के अलावा मैं नाम लेना चाहूँगी म्यूज़िक डायरेक्टर्स का, जिनमें शंकर जयकिशन जोड़ी काबिल ज़िक्र है। उनके साथ तो बहुत काम किया उन्होंने, शुरुआत से आखिर तक वो उनके साथ रहे, शंकर जयकिशन साहब। इसके अलावा 2 कलमकार ऐसे हैं, नगमे निगार, गीतकार हिंदुस्तानी सिनेमा में, जिनके साथ इनका क्लोज एसोसिएशन रहा, जिनको इन्होंने मुतारिफ करवाया, राज कपूर साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया हिंदुस्तानी सिनेमा में, शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी साहब। दिल की नजर से गर्ज अगर हम ये कहें कि शंकर जयकिशन साहब, हसरत जयपुरी साहब, शैलेंद्र साहब, साथ में राज कपूर, ये जो रहे, ये आर के फिल्म्स के, आर के स्टूडियोज़ के पिलर्स कहलाए जाते हैं। बुनियाद इन सब की वजह से ही डली आर के फिल्म्स की, आर के स्टूडियोज़ की। तो उनके बच्चे इनके बारे में क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं। उनका राज कपूर साहब के साथ उनका एसोसिएशन बहुत ही अच्छा रहा। कई सारे हिट नगमे इन्होंने हमें दिए, चाहे वो श्री 420 हो, चाहे वो आवारा फिल्म हो, जलता है पंजाब उन्होंने नज़्म पढ़ी थी। राज कपूर साहब ने उनकी तरफ देखा तो काफ़ी खुश हुए, तो लेना चाहते थे, ख़रीदना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना किया था, हम आपको नहीं देंगे, हमें तो जाना ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। कपूर साहब उनके तरफ आए, बोला कि मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा हूँ और मैं अपनी पहली फिल्म आग के लिए, जो पार्टीशन के ऊपर है, वो बनाने जा रहा हूँ। तो मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगी और ये भी सूट करेगी और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे गीत लिख पाओगे, तो आप आग में गीत लिखोगे। तो बाबा ने सिर्फ यही कहा उनसे कि हम अपनी कविता कभी बेचते नहीं हैं, ये लोगों के लिए लिखते हैं और ये लोगों के लिए ही हैं। हाँ। तो आई एम सॉरी। तो राज साहब ने फिर भी अपना विजिटिंग कार्ड उनकी जेब में डाल दिया। तो वो राज साहब का ऑफिस उस समय फेमस महालक्ष्मी में हुआ करता था। तो वो ऑफिस में गए और राज साहब से पूछा कि आपने पहचाना मुझे? तो बोले हाँ, तुम तो वो कवि हो। तो बोले कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरी वाइफ को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो प्रेग्नेंट। तो राज साहब ने बोला कितने पैसे चाहिए? तो बाबा ने बोला 500 रुपये। और बाबा ने कहा कि मैं बहुत छोटी नौकरी करता हूँ तो शायद कुछ वक्त लग जाए लौटाने में। राज साहब ने बोला तुम जाओ और पहले अपना काम करो, जब कभी लौटाने का मन करे आ जाना। कुछ महीनों बाद और वो उन्होंने पैसे राज साहब को दिए कि ये जो 500 रुपये मैंने लिए थे। तो राज साहब ने फिर पैसे लिए और उनकी जेब में डाले और कहा कि आप क्या मुझे कोई मनी लेंडर समझते हो कि मैं पैसे दूंगा और उस पर सूद लूँगा? और हाँ। तो बाबा ने बोला फिर लौटाऊंगा कैसे? ये मैं आप वापस तो देने पड़ेंगे आपको। उन्होंने बोला सिंपल तरीका है, मेरे एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है बरसात और उसमें 2 गाने बाकी हैं, तो वो आप लिख दीजिए। हाँ। तो बराबर हो जाएगा हिसाब। मतलब किसी ना किसी तरीके से राज कपूर साहब चाहते थे कि आरकेएस में वो आ जाए, हमारे साथ एसोसिएट हो। ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि राज साहब वो शख्स थे कि उन्होंने शंकर जी जो एक पार्ट टाइम रेसलर थे, हाँ, और पार्ट टाइम वो म्यूजिशियन थे, उनको जयकिशन जी जो कारपेंट्री करते थे पृथ्वी थिएटर में, और म्यूजिक की तरफ भी ध्यान था। हसरत जयपुरी जो ट्राम कंडक्टर हुआ करते थे और बाबा जो रेलवे में थे, इन सबको इकट्ठा करके और इन्होंने फिल्म म्यूजिक का इतिहास एक्चुअली रचा। और राज कपूर साहब के साथ फिर उनकी लंबी एसोसिएशन चली जब तक ना कि जयकिशन साहब का इंतकाल हो गया। राज कपूर साहब भी घर पे आते थे, तो क्या दोनों में आपकी दोस्ती दिखती थी? कितना गहरा राब्ता था? किस तरह से एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड करते थे? कुछ यादें हैं? डैडी क्या है ना, सुबह सुबह जयकिशन साहब गोविंद महल में उनका म्यूज़िक रूम था, वहीं सब मिला करते थे, बैठते थे वहीं, सुबह मिलते थे, शाम तक वहीं
काम होता था, फिर रात को देर रात को लौट के आते थे। और राज साहब की एक स्पेशल आदत थी, उनके यहाँ काम का माहौल सिर्फ रात से ही शुरू होता था। रात के 10-11 बजे डैडी को बुला लेते थे, सुबह तक काम करवाते थे, फिर ये दिन भर आराम करते थे। उनका कहना था कि रात को दुनिया सो जाती है तो आदमी का ध्यान है ना सिर्फ अपने काम में लगा रहता है। इधर भटक नहीं सकता है। दिन के अंदर आप इधर उधर देख के अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर उनके वहाँ रातों को बहुत ही बेहतरीन महफिलें रहती थी। खाना पीना सब कुछ रहता था। स्पेशल यहाँ से डब्बा पैक करके ले जाया करते थे। मम्मी जो खाने बनाती थी वहाँ सब मिल बांट के खाते थे। ज्यादातर स्पेंड वो राज कपूर साहब के घर पे ही करते थे, अपना वक्त सर्व करते थे। सही बात है। कपूर खानदान तो वैसे ही खाने के मामले में अव्वल नंबर पर आता है। राज कपूर साहब की बात करें तो राज कपूर साहब को खाना तो बड़ा अच्छा लगता था, जायकेदार खाना, हर तरह का खाना। लेकिन एक और बात उन्हें बहुत पसंद थी, और एक और चीज़ उन्हें बहुत पसंद थी, उन्हें सफ़ेद साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती थी। अब मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट आपने उनकी कई सारी फिल्में देखी होंगी, उनकी बेशतर फिल्मों में आपने देखा होगा कि उनकी जो हीरोइन रहती है, मेन लीड जो रहती है, हर एक हीरोइन उनकी फिल्म में एक सीन में वाइट साड़ी पहनती ही पहनती है। याद आ गया होगा आपको उनकी सारी हीरोइंस का नाम, जिन्होंने उनकी हर एक फिल्म में, वो चाहे एज एन एक्टर उस फिल्म में आए, एज ए डायरेक्टर या एज ए प्रोड्यूसर, उन्होंने वो फिल्म हमें दी। लेकिन उस फिल्म के एक सीन में ज़रूर कहीं ना कहीं उनकी अभिनेत्रियाँ जो हैं वो वाइट साड़ी पहनते नजर आएंगी, या तो किसी सीन में या फिर किसी गाने में। यस, यू गॉट माई पॉइंट। दरअसल इसके पीछे वजह भी है। अब मैं आपको बताऊं कैसे। सफ़ेद साड़ी की तरफ उनका ध्यान केंद्रित क्यों हुआ, रागिब क्यों हुआ, उसकी एक वजह है। एक मर्तबा उन्होंने अपनी वाइफ, अपनी शरीक हयात कृष्णा को वाइट साड़ी गिफ्ट की थी। सफ़ेद साड़ी गिफ्ट करने के बाद जब वो पहन के बाहर आई तो इन्हें बहुत ही अच्छा लगा, ये काफ़ी मुतासिर हुए। तब से इन्होंने दिमाग में बात ठान ली कि मुझे हर एक अभिनेत्री को अपनी फिल्म में किसी न किसी सीन में या किसी गाने में वाइट साड़ी पहनानी ही पहनानी है। सब कुछ सीखा हमने। दिल ने फिर याद किया में वक्त हुआ चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक का। हम लेंगे ब्रेक के पार और राज कपूर साहब पर कुछ और बातें आपके साथ करेंगे। स्टे ट्यून्ड। फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। चलिए मजीद बातें करते हैं राज कपूर साहब के बारे में। राज कपूर साहब जितने बेहतर एक्टर थे, अदाकार थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उतने ही बड़े बेहतर इंसान भी वो थे। रिश्तों को बखूबी समझते थे वो, चाहे वो दोस्त का रिश्ता हो या घर वालों के साथ उनका रिश्ता हो, दोस्त अहबाब के साथ उनका रिश्ता हो, हर दिल अजीज थे वो राज कपूर साहब। उनके दोस्तों की मैं बात करूं तो उनकी क्लोज एसोसिएशन जिन जिन के साथ हिंदुस्तानी सिनेमा में रही वो उनके बहुत अच्छे दोस्त अहबाब में शुमार होते हैं। दोस्तों की बात करें तो एक्टर्स में देवानंद साहब, दिलीप कुमार साहब उनके बहुत ही करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं। दरअसल अगर मैं आपसे ये कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बजा होगा कि फिल्म मेकर विजय आनंद साहब इन तीनों को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे। सब कुछ तैयार था लेकिन ऐन वक्त पे कुछ हुआ तो वो फिल्म बन नहीं पाई और शल्ब हो गई। खैर, इसके अलावा बात करेंगे ऋषिकेश मुखर्जी की, जिनकी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया। ऋषिकेश मुखर्जी ने जो आनंद अपनी फिल्म बनाई वो आनंद उन्होंने राज कपूर साहब को ही जहन में रखकर बनाई थी, क्योंकि राज कपूर साहब बहुत बीमार बीच में पड़ गए थे तो ऋषिकेश मुखर्जी को लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तो उन्होंने तुरंत आनंद फिल्म बनाई थी। खैर, फिर तो वो सेहतयाब हो गए। और रही बात आगे और दोस्तों की, वो मैं आपको बता दूं, सिंगर मुकेश के साथ इनका बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रिलेशन रहा, रिश्ता रहा। सभी जानते हैं कि राज कपूर साहब की अक्सर व बेशतर फिल्मों में उनकी आवाज़ जो है वो बने मुकेश साहब। मुकेश के अलावा मन्नाडे साहब के साथ भी इनका एसोसिएशन अच्छा रहा। उन्होंने भी इनकी कई फिल्मों में गाने गाए, श्री 420 है या तीसरी कसम वगैरह है। अलावा इसके और भी फिल्में हैं, लेकिन जो रिश्ता मुकेश साहब के साथ
राज कपूर साहब का रहा वो बहुत ही अमर कहलाया जाता है। मैं ये ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब मुकेश साहब का इंतकाल हो गया तो राज कपूर साहब ने बिल्कुल ये कहा कि मैंने अपनी आवाज़ को खो दिया। जायज़ था, क्योंकि उनकी अक्सर फिल्मों के गाने अगर हिट हुए, आज भी यादगार तस्वुर किए जाते हैं, तो उसका एक रीज़न ही है, उसकी बड़ी वजह ये रही कि मुकेश जी ने उन्हें अपनी आवाज़ बख्शी थी। राज कपूर साहब पर मजीद बातें होंगी, बट राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। राज कपूर साहब की जिंदगी और फिल्मी करियर पर मजीद बातों के साथ हम हाजिर हुए हैं इस छोटे से ब्रेक के पार। राज कपूर साहब की जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हमेशा संयम से काम लिया, एतमाद से काम लिया और आगे बढ़ते गए। जैसे कि मैं बात करूं उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर की, इसके ऊपर खूब खर्चा उन्होंने किया था। उनके जहन में कई सारी चीज़ें थी कि ये फिल्म बहुत बड़ी सक्सेसफुल साबित हो जाएगी, लेकिन जब वो रिलीज़ हुई तब वो बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पाई थी जितना वो चाहते थे। राज कपूर साहब को जितनी उम्मीद थी उस फिल्म से वाबस्ता, वो उम्मीदें बन नहीं आई। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि ये फिल्म जो थी वो 2 इंटरवल्स में थी। 2 इंटरवल वाली फिल्म, इतनी लॉन्गेस्ट फिल्म कोई झेल नहीं पाया, और एंड जो फिल्म का था वो ट्रैजिक था, जो लोगों को पसंद नहीं आया। कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज ये फिल्म क्लासिक कल्ट फिल्मों की श्रेणी में आती है। जाने कहाँ राज कपूर ने कई तरह के किरदार निभाए। 1961 में काफ़ी अरसे बाद एक संजीदा रोल में वो दिखे। फिल्म का नाम था नजराना। इसमें उनके साथी अदाकारा वैजयंतीमाला के साथ राज कपूर फिर एक बड़ी फिल्म में नजर आए। ये फिल्म 26 जून 1964 को रिलीज हुई। नाम था संगम। इस फिल्म के 100 से ज्यादा प्रिंट्स एक साथ रिलीज किए गए। ये फिल्म राज कपूर की ना सिर्फ बतौर एक्टर बल्कि एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर पहली रंगीन फिल्म थी। ये फिल्म ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहरी ममालिक में भी खूब पसंद की गई। संगम से राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन करार दिया गया। संगम के नगमे काफी मकबूल रहे, और इस फिल्म की खास बात ये थी कि इस फिल्म के जरिए राज कपूर साहब ने मुकेश की आवाज छोड़कर महेंद्र कपूर की आवाज को अपनाया, उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाई। महेंद्र कपूर साहब भी राज कपूर के खास दोस्तों में शुमार होते हैं। महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर के साथ हमारी बातचीत के दौरान उन्होंने उन दोनों के कुछ किस्से हमारे साथ बांटे। राज कपूर साहब के साथ उनका इक्वेशन बहुत अच्छा था, बहुत गहरे दोस्त थे। हाँ? और राज कपूर साहब ने एक बार कहा, उनका वो गाना नीले गगन के तले, हाँ, जब रशिया में उन्होंने उसको रशियन लैंग्वेज में गाया था, तो राज कपूर साहब ने ये कहा था, अरे ये किन की आवाज है? अच्छा, कपूर को एक कपूर ही टक्कर दे सकता है। हाँ? सही है ना? एक्चुअली ऐसा हुआ था शिबा जी कि एक शो ऑर्गेनाइज हो रहा था जहाँ पर राज साहब भी परफॉर्म कर रहे थे, और डैडी को भी कहा गया था कि महेंद्र जी आप भी आकर गाने गाएं। तो उस ज़माने हमराज गुमराह वगैरह बहुत पॉपुलर थे। तो राज कपूर जी तो वहाँ भगवान थे, खुदा थे वहाँ। तो रशिया में ही इज़ लव्ड वेरी टिल टुडे, नोबडी कैन कम्पीट राज साहब पर। तो डैड उनसे तो बहुत छोटे थे, बहुत जूनियर थे, लेकिन पहली बार तो राज साहब अपना परफॉर्म करके बैक स्टेज में बैठे, तो फिर अचानक उन्होंने सुना, बड़ी अपलॉज हुई, लोग सीढ़ियाँ बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यार ये कौन परफॉर्म कर रहा है? उन्होंने कहा वो महेंद्र कपूर जी परफॉर्म कर। तो ही केम टू द बैक स्टेज टू सी। तो ये देखा कि डैड जो अपने पॉपुलर गाने जो खास करके जैसे नीले गगन के तले या तो मकर साथ, उनका कुछ तर्जुमा करके रशियन में गा रहे थे। तो वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक तो वैसे ही इंडियन म्यूज़िक उनको बहुत पसंद था, उसके ऊपर रशियन में अपनी लैंग्वेज में तो ज़्यादा पसंद आया। तो राज साहब वो देखते रह गए यार कैसे महेंद्र कर रहे हैं। तो करके जैसे उन्होंने ख़त्म किया, राज साहब अपने आप ही स्टेज पर आ गए बिना कुछ अनाउंस किए, और तालियां बजाकर आ गए। डैड ने उनके पैर छुआ तो कहा, कहते मैं ये देखने आया था जी कि राज कपूर की तालियां के बराबर दूसरा कौन तालियां ले सकता है। तो मुझे खुशी हुई कि एक कपूर ही ये तालियां ले सकता था, तो एक कपूर ही कपूर को मात दे सकता है। बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। और फिर उसके बाद एक और किस्सा उनका,
फिर उस शो के बाद वो जा रहे थे एक दूसरे शहर, हाल ही हो गया था, फिर ही वॉज इनसेपरेबल फ्रॉम डैड। महेंद्र नहीं तू यार प्लेन में आकर मेरे साथ तू ही बैठता। डैडी बोला अच्छा भाई मैं बैठ जाता हूँ। तो बातें करते रहे, फिर कहते हैं यार यू हैव नॉट संग फॉर मी, आई वॉन्ट यू टू सिंग फॉर मी। तो मैंने कहा भाई आप हुक्म करेंगे तो मैं आ जाऊँगा, इसी की बात है, आप वी लव यू सो मच। तो कहते हैं मैं जाते ही मैं टेल शंकर जैक्सन दैट माई वॉइस विल बी मुकेश जी ऑफ कोर्स, बट वी हैव राजेंद्र कुमार देयर, आई हैव सो मेनी एक्टर्स विद मी देयर, आई वुड लव यू टू सिंग फॉर देम। तो मैंने कहा भाई आप ऐसे मजाक में कहा आप भूल जाएंगे, बॉम्बे जाकर आप सब भूल जाएंगे। ओए तू राज कपूर को ऐसे समझते हैं? ही वॉज स्मोकिंग, उस जमाने में फ्लाइट्स में स्मोकिंग was allowed. नहीं was allowed. After take off they used to say you can smoke. तो उन्होंने अपनी जलती हुई सिगरेट लेकर अपने बट को इधर मार दिया और वहाँ निशान बन गया। याद रखने कहते ये निशान मुझे हमेशा याद रहेगा, मैंने महेंद्र को वादा किया था। हाँ ऐसे दिखे हुए ऐसे लोग, पाजी क्या किया आपने? नहीं तो क्या हुआ, ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे याद रहेगी हमेशा कि मैंने महेंद्र से एक प्रॉमिस किया था, मैंने ऐसे वैसे नहीं कहा। तो आते ही फिर संगम में उन्होंने गाना गाया उनका, हर दिल जो प्यार करेगा गाना बहुत पॉपुलर हुआ था ना वो जी गाना। जी जी। राज कपूर साहब के साथ जिन जिन अभिनेत्रियों ने काम किया उन्होंने बारहा उनके बारे में यही कहा कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर थे, बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे, बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, हमेशा हंसाते रहते थे सेट्स पर, बहुत कंफर्टेबल महसूस कराते थे, एक दोस्त रहबर की तरह वो नजर आते थे। तो कुछ इसी तरह का कहा कामिनी कौशल जी ने जब हमने उनसे बात की थी, राज कपूर साहब के बारे में पूछा था। लेट्स सी व्हाट शी सेज। अगर हम आपसे ये पूछे किन के साथ आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील हुआ जब आप स्क्रीन शेयर करती थी, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आपकी दिलीप कुमार साहब के साथ भी बहुत अच्छी रही, देवानंद साहब के साथ भी अच्छी रही, कई सारे लोगों के साथ अच्छी, राज कपूर साहब के साथ, जिन भी एक्टर्स का हम नाम लें, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए पर्सनली जब भी आप ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किन एक्टर्स के साथ शेयर करती थी, कौन सबसे ज़्यादा कंफर्ट लेवल आपको मिलता था, किन के साथ कंफर्ट लेवल मिलता था? I think all the 3 heroes that I worked with, I had a comfort level with them. Magar, you know, your personal response to somebody's, approach to a certain scene, कभी ज़्यादा comforting होता है, कभी understanding हो जाती है एक तरह से. So that way, you manipulate. But both Raj, Dilip, and Dev, they were all new. We were all about the same. उसी सीजन के हम लोग थे, तीनों ही थे हम। हर एक का काम करने का स्टाइल भी अलग होता है। दिलीप का अलग था, वेरी क्वाइट एंड वेरी इंट्रोवर्टेड एंड वेरी मिनिमल इन हिज जेस्चर्स। Raj Kapoor was flamboyant, absolutely like a ragamuffin, and Dev was silent. He would not talk much at all. So quiet, looking at the ground, most of the time and thinking of his scene, and then he would execute it. राज कपूर साहब की फिल्में समाज का आईना है। आने वाली कई नस्लें उनकी फिल्मों पर रश करेंगी और करती आई है। अगर हम देखें उनकी फिल्मों को गौर से तो उनकी फिल्मों में आपको एक आम इंसान की प्रॉब्लम्स, आम इंसान की मुश्किलात देखने को मिलेंगी। एक आम इंसान का नज़रिया क्या है ज़िंदगी को लेकर। उनकी फिल्मों में हकीकत, उनकी फिल्मों में ख़ुद ज़िंदगी शामिल है, उनकी फिल्मों में एक आम इंसान की कहानी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में हमें दी हैं। जैसे अगर हम बात करें श्री 420 की, हम बात करें अनारी की, हम बात करें जागते रहो की, ये सारी फिल्में एक आम इंसान की ज़ुबान है, एक आम इंसान की बोली है, एक आम इंसान की हकीकत को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी मुश्किलात को दर्शाती है। तो गर्ज़ अगर हम ये कहें कि इनकी जितनी भी फिल्में हैं, चाहे एज एन एक्टर हो, एज ए डायरेक्टर हो, एज ए प्रोड्यूसर हो, सभी की सभी फिल्में हकीकत को दर्शाती हैं, सामाजिक मुद्दों को दर्शाती है। वाकई में ना सिर्फ उनके इंतकाल के बाद की जनरेशन ने उन पर रश किया, इनकी फिल्में आईना बनकर लोगों को रश कराती आई है और आगे जितनी भी नस्लें आएंगी वो भी इनकी फिल्मों को देखकर रश करेंगी। राज कपूर साहब पर हमारी ये खास पेशकश उम्मीद करती हूँ मैं आपको बेहद पसंद आ गई होगी। आप लिख सकते हैं ज़रूर shiva.lateef@nw18.com पर। फिलवक्त
इजाज़त चाहते हैं। दिल ने फिर याद किया में दोबारा हाजिर हो जाएंगे किसी शख्सियत को लेकर, आपको बीती यादों में लेके जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़। सिनेमाई रहिए, क्योंकि अच्छी फिल्में हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं। दिल ने फिर याद किया